तूफान इतना भयंकर था कि हवाएं हरिकेन की स्पीड से चल रही थी और आंखों के आगे अंधापन सा छाने लगा। लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई, -45 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे 16 घंटों से भी ज्यादा हाइपोथर्मिक कोमा में पड़े रहे। डॉक्टर्स और उनके साथियों ने भी बेक को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। There's nothing to hurt because all the parts that were exposed were dead. वहाँ की सोसाइटी में बिलीव था कि लड़कियों का काम घर का काम संभालना और परिवार की देखभाल करना है, स्कूल जाना या पहाड़ चढ़ना नहीं। शादी के बाद पति ने भी इतना मारा कि लखपा को इमरजेंसी रूम तक जाना पड़ गया। 24 साल की अरुणिमा को एक एग्जाम देना था तो पद्मावती एक्सप्रेस से वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको माउंट एवरेस्ट की उन हजारों लाखों स्टोरीज में से 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमंस, बेक वेदर्स, लखपा शेरपा और अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक के सबसे मुश्किल सफर के बारे में बताने वाली हूँ, जिनके बारे में जानने के बाद यकीन मानिए आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल शब्द की जगह आई एम पॉसिबल हो जाएगा। साल 1996 मई के महीने में कई कमर्शियल एक्सपीडिशन टीम्स माउंट एवरेस्ट पर सबमिट करने की कोशिश कर रही थी। इन टीम्स में सबसे फेमस 2 टीम्स थी, पहला एडवेंचर कंसल्टेंट्स, दूसरा माउंटेन मैडनेस। बेक वेदर्स के गाइड रॉब हॉल थे और ये एडवेंचर कंसल्टेंट टीम का हिस्सा थे, जिसमें टोटल 19 लोग थे। 7 मई को सारी टीम्स बेस कैंप 2 से कैंप 3 तक पहुंची। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद भी टीम्स ने चढ़ाई जारी रखी और 8 मई को सब लोग कैंप 4, जो कि माउंट एवरेस्ट के साउथ कोल पे लोकेटेड है, उसके लिए रवाना हो गए। 9 मई की आधी रात को टीम्स कैंप 4 तक पहुंची, जो कि 26,000 फीट की ऊंचाई पर था। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सभी लोग काफी थक चुके थे, इसलिए सबने डिसाइड किया कि आज यहीं पे रेस्ट किया जाएगा और सभी लोगों ने प्लान बनाया कि 10 मई को समिट अटेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि उस दिन उन्हें कुछ टाइम के लिए एवरेस्ट पर वेदर स्टेबल मिलेगा। अब 10 मई को रात के 12 बजे रॉब हॉल उनकी बाकी की टीम्स, जिसमें बेक भी शामिल थे, वो कैंप 4 से समिट के लिए निकलते हैं। एक्सपेक्टेड था कि दोपहर 2 बजे तक सारे क्लाइंबर सबमिट कर लेंगे ताकि रात होने से पहले वापस आया जा सके, लेकिन एक्सपीडिशन के दौरान काफी डिलेज आती रही और सबसे बड़ा पहला डिले तब आया जब सारे क्लाइंबर्स लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच एवरेस्ट की बालकनी पॉइंट, जो कि 8,350 मीटर पे है, वहां तक पहुंच गए। अक्सर होता क्या है कि माउंट एवरेस्ट जैसे डेंजरस पहाड़ों पर क्लाइंबर्स को सेफली क्लाइंब करने के लिए फिक्स्ड रोप की जरूरत होती है, इसलिए ये रोप्स पहले से ही वहाँ पे लगाए जाते हैं। लेकिन जब सभी लोग बालकनी पॉइंट पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोई रोप लगाया ही नहीं गया है, जबकि वो काम शेरपा और गाइड का था। अब यहाँ पर टीम के कुछ क्लाइंबर्स और गाइड मिलकर रोप फिक्स करने लग जाते हैं, जिसमें पूरा 1 घंटा लग जाता है, जिसकी वजह से सबकी सबमिट करने की टाइमिंग बिगड़ जाती है। बेक वेदर्स एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे, कोई एक्सपीरियंस्ड माउंटेनर नहीं। ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबमिट था। उनकी पर्सनल लाइफ में काफी परेशानियां थी, वो अपने काम की वजह से अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए थे और ज्यादातर डिप्रेस्ड रहते थे। वो अपनी जिंदगी में कुछ नया और कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट का रास्ता चुना। लेकिन बालकनी पॉइंट तक पहुँचने के बाद अचानक से उनकी आंखों में दिक्कत आने लगती है और हाई एल्टीट्यूड की वजह से उन्हें सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक आई सर्जरी करवाई थी। अब स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से बेक को कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उनके गाइड रॉब हॉल ने उन्हें वही बालकनी एरिया में वेट करने को कहा और भरोसा दिलाया कि समिट से आने के बाद वो उन्हें नीचे वापस उतार देंगे। रोप लगा, फिर सब आगे बढ़े और जैसे ही वो हिलरी स्टेप माउंट एवरेस्ट समिट से जस्ट नीचे 28,740 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ भी कोई फिक्स रोप नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ फिर से उन्हें 1 घंटा रुकना पड़ा। उस दिन कुल 33 क्लाइंबर्स समिट अटेम्प्ट कर रहे थे और सब एक ही रूट से जा रहे थे। गाइड्स ने अपने अपने क्लाइंबर्स को 150 मीटर के रेडियस में रहने को बोला ताकि कोई अकेला न पड़ जाए, लेकिन इस रूल और नैरो हिलरी स्टेप के कारण वहाँ एक बॉटल नेक यानी क्लाइंबर्स की भीड़ इकट्ठी हो गई और सब एक ही लाइन में बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि दोपहर के 12 ऑलरेडी बज गए थे और 2 बजे तक सबमिट करने का टाइम सेट किया गया था, जो कि अब इम्पॉसिबल था।
अब इतना ज्यादा डिले होने के कारण सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन वेस्ट होने लगा। अब यहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने कैंप 4 तक वापस लौटने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगा अगर वो समिट के लिए रुकते हैं तो उनका ऑक्सीजन समिट से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब दोपहर के 3 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा और स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो गई। जो लोग सबमिट कर चुके थे वो वापस नीचे उतर रहे थे और कुछ क्लाइंबर्स अभी भी रास्ते में ही अटके थे। शाम के 6 बजे के आसपास एवरेस्ट पर वेदर बुरी तरह से खराब हो जाती है और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है। इस दौरान जो भी ऑक्सीजन उनके पास था वो सब खत्म हो जाता है। वेग वेदर्स और उनके साथी माइकल ग्रूम, जो कि एक गाइड थे, और एक जापानीज क्लाइंबर यसुको नामा समेत 10 अन्य क्लाइंबर्स उस तूफान में बुरी तरह से फंसे हुए थे। सब लोग साउथ पोल पर इधर उधर हो गए थे और कैंप 4 तक का रास्ता खो चुके थे। हवाएं हरिकेन की स्पीड से चल रही थी और आंखों के आगे अंधापन सा छा गया। लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई, -45 डिग्री टेम्परेचर और खुले आसमान के नीचे 16 घंटों से भी ज्यादा फंसे रहने के बाद जब तूफान में हल्का सा ब्रेक आया, तब तक बैग वेदर्स ऑक्सीजन ना मिलने से हाइपोथर्मिक कोमा में जा चुके थे। उनकी पूरी बॉडी जम चुकी थी और बर्फ से ढकी हुई थी। अब अगले दिन 11 मई की सुबह एक स्पेशल हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बुलाया गया। उन्होंने देखा कि बेक में कोई भी मूवमेंट नहीं है और जो क्लाइंबर्स उनके साथ वहां फंसे थे वो सब मर चुके थे। बेक भी सेम ही स्टेट में थे, इसलिए डॉक्टर्स ने बेक को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। उनके साथ के क्लाइंबर्स में से स्टॉर्ट हचिसन वापस बेक को चेक करने आते हैं। उन्हें भी लगता है कि बेक का बचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेक की फैमिली को वो फोन करके बोलते हैं कि बेक अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन शायद भगवान ने बेक को इतनी जल्दी अपने पास नहीं बुलाया था। उस दिन माउंट एवरेस्ट पर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। जब रोशनी हल्की हुई तो बैग वेदर्स, जो कई घंटों से मौत के जबड़े में थे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो होश में आ गए। उन्हें अपनी फैमिली की याद आने लगी। I love you, Dad. फ्रॉस्टबाइट की वजह से उनके दोनों हाथों की सारी उंगलियां फ्रोजन सॉलिड होकर टूट चुकी थी। नाक और गाल पूरी तरीके से चारकोल बन चुका था और पैर पोर्सिलेन जैसे जमे हुए थे, मानो सब कुछ स्टिफ हो गया हो, जिससे उनकी बॉडी का शेप एक स्टैचू की तरह हो गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या है कि इस कंडीशन में भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। लेकिन कैसे? साइंस के मुताबिक जब भी कोई एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया का शिकार होता है तो उनकी कोर बॉडी का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि उनका शरीर लगभग शटडाउन हो जाता है। ब्रेन फंक्शन और मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा पड़ रहा होता है। लोग अक्सर इस हालात में पैराडॉक्सिकल अनब्रेसिंग एक्सपीरियंस करते हैं, यानी इतनी ज्यादा ठंड लगने पर भी उन्हें गर्मी का एहसास होता है और वो अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। बेक में भी कुछ ऐसे ही लक्षण दिखे, जिससे उनकी हालात और बदतर हो गई। जहाँ कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो खुद अपने दम पर कैंप 4 तक वापस गए। शायद मेरे और आपके लिए बेक का जिंदा होना ईश्वर के एक चमत्कार से कम ना हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक ऐसी हालत थी जहाँ जीने की सबसे गहरी इच्छा ने उनके दिमाग को एक आखिरी जोरदार कमांड दिया और उनका दिमाग फ्रोजन हो चुके सारे मसल्स को पूरी तरह से सिमुलेट करने लगा। यह किसी कॉन्शियस डिसीजन से ज्यादा एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था, जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। जो थोड़ी बहुत एनर्जी या न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बची थी, वो पूरी की पूरी उन्होंने खड़े होने और चलने की तरफ लगा दी। वो लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते अपनी ही ताकत से कैंप 4 तक पहुंचने लगे। जब वो कैंप पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग डर गए। उन्हें लगा कि कोई भूत है और फिर उन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन मिली। हालांकि वो अभी भी हाइपोथर्मिया से गुजर रहे थे, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन दिया गया और उनकी बॉडी को वार्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई। लेकिन 12 मई की रात फिर से एक तूफान आया। जिस टेंट में बेक थे वो पूरी तरह से तूफान की वजह से टूट चुका था और सभी लोगों ने एक बार फिर उन्हें मरा हुआ समझकर अकेला छोड़ दिया। लेकिन तूफान खत्म होने के बाद जब उन्हें चेक किया गया तब भी वो जिंदा थे। ये घटना सबके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। जॉन कराकोर, जो 1996 के उस मनहूस एक्सपीडिशन में थे, उन्होंने खुद अपनी बुक इनटू थिन एयर में लिखा है, When I saw him, I thought I was seeing a ghost. His face was black, his hands frozen stiff, and he was walking towards us. कैंप 4 के जितने भी सर्वाइवर्स थे उन सबको एवरेस्ट से नीचे लाया गया। बैक वेदर्स तो अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर बच गए, लेकिन उस रात 10 से 11 मई के बीच
प्रकोप ढा रही उस बर्फीली ठंड में 8 लोग जमकर मर गए, जिसमें बेक के कंसल्टेंट रॉब हॉल भी शामिल थे। इसलिए 1996 की यह ट्रेजेडी को जितने भी माउंटेनर्स या क्लाइंबर्स हैं वो एक ब्लैक डे मानते हैं। दोस्तों, बेक का बचना वाकई में एक मिरेकल से कम नहीं था। बेक इंसानी इच्छा शक्ति के एक बेजोड़ उदाहरण है, क्योंकि इस घटना को देखने के बाद हम कह सकते हैं जब आपका शरीर हिम्मत छोड़ दे तब भी आपका दिमाग, आपकी रूह आखिरी पल तक लड़ सकती है। उनका जिस्म डिसेबल जरूर हो चुका था, पर उनकी जीने की प्यास उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। इसलिए बेक वेदर्स की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। माउंट एवरेस्ट की यह कहानी बेक वेदर्स के सफर के साथ यहीं खत्म नहीं होती है। माउंट एवरेस्ट की रियल क्वीन लक्पा शेरपा से तो मिलना अभी बाकी है। Everest is my game. That is my dream. तो आने वाले इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको नेपाल की इस शेरपा और भारत की अरुणिमा सिन्हा के माउंट एवरेस्ट तक के असामान्य सफर के बारे में बताने वाली हूँ, के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, जिसमें कैसे इन्होंने सोसाइटी के हर सुपरस्टिशियस रूल को तोड़कर खुद की पहचान बनाई और साबित किया कि एक औरत 1 या 2 बार नहीं 10 बार पहाड़ चढ़ सकती है और एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पैर नहीं, जिद और जुनून होना चाहिए।